एक ज़बरदस्त ASP.NET कोर एप्लीकेशन बनाना अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक हाई स्पीड टॉप ऑफ द लाइन सुपर कार बनाने जैसा है। मतलब इंजन एकदम बढ़िया है, डिज़ाइन शानदार है, लेकिन लेकिन उसको चलाने के लिए रोड भी तो चाहिए। एकदम सही। अगर उस सुपर कार को चलाने के लिए एक वर्ल्ड क्लास हाईवे ही ना हो या गाड़ी को रोड पर उतारने का तरीका ही गलत हो, तो उसकी रफ्तार का और उसकी क्षमता का क्या फ़ायदा? आज की इस गहरी चर्चा में हमारा मुख्य फोकस यही है कि उस सुपर कार को गैराज से निकालकर क्लाउड के मॉडर्न हाईवे पर सेफली कैसे दौड़ाया जाए। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है आज वो इस पूरे सफर को बहुत गहराई में समझाता है। हाँ, और ये सुपर कार वाली एनालॉजी यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जब हम ASP.NET कोर की बात करते हैं तो ये फ्रेमवर्क अपने आप में एक मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर इसके पीछे की साइंस को देखें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका क्रॉस प्लेटफॉर्म होना है। क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चलना, राइट? बिल्कुल। पहले के वक्त में क्या होता था कि .NET एप्लीकेशंस सिर्फ विंडोज सर्वर्स पर चलती थी, जो कि काफ़ी महंगे और थोड़े भारी होते थे। पर अब क्रॉस प्लेटफॉर्म होने का मतलब है कि वही कोड लिनक्स और मैक ओएस पर भी उतनी ही स्पीड से चलता है। और हम जानते हैं कि लिनक्स सर्वर्स क्लाउड की दुनिया में बहुत फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव माने जाते हैं। अच्छा, तो इसी लचीलेपन की वजह से ये मॉडर्न क्लाउड ऐप्स के लिए इतना पॉपुलर है। एग्जैक्टली, क्लाउड का पूरा आधार ही स्केल करना और फास्ट परफॉर्मेंस देना है। और इस फ्रेमवर्क को डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि ये क्लाउड नेटिव बन सके। तो चलिए, इस हाईवे पर गाड़ी उतारने से पहले उसे एक बुनियादी सवाल को समझते हैं जो किसी भी टेक टीम के दिमाग में सबसे पहले आता है। हम ट्रेडिशनल यानी उन पुराने ऑन प्रेमिस सर्वर्स को छोड़कर क्लाउड की तरफ आखिर क्यों जा रहे हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। हमारे सोर्स मटेरियल में स्केलेबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी जैसे कॉन्सेप्ट्स पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, कॉस्ट एफिशिएंसी को अगर मैं एक आसान उदाहरण से समझाऊं तो ये बिल्कुल हमारे घर के बिजली के बिल जैसा मॉडल है, जिसे टेक की भाषा में पे एज यू गो कहते हैं। मतलब जितनी देर लाइट चालू है सिर्फ उतना ही पैसा देना है, हमको पूरा पावर प्लांट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। पर इसको अगर थोड़ा एंटरप्राइज लेवल पर सोचें तो ट्रेडिशनल सर्वर्स में सबसे बड़ी समस्या होती थी ओवर प्रोविजनिंग की। ओवर प्रोविजनिंग यानी जरूरत से ज्यादा पहले ही खरीद लेना। हाँ, मतलब सोचिए अगर साल में किसी एक दिन जैसे किसी फेस्टिवल सेल पर ट्रैफिक में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है तो उन IT टीम्स को पूरे साल के लिए बड़े और महंगे सर्वर्स खरीदकर रखने पड़ते थे। क्लाउड ने इस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ा फायदा है। और इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। क्लाउड में स्केलेबिलिटी दो तरह से होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जब अचानक से ट्रैफिक बढ़ता है तो क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली नए सर्वर्स या इंस्टेंसेस क्रिएट कर देता है। इसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहते हैं। तो जैसे ही डिमांड बढ़ी, क्लाउड ने खुद ही नए सर्वर्स जोड़ दिए। और जब ट्रैफिक वापस नॉर्मल हो गया तो वो एक्स्ट्रा सर्वर्स खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। और इस तरह सिर्फ उसी कंप्यूटिंग पावर का पैसा लगता है जो असल में इस्तेमाल हुई है। लेकिन यहाँ सिर्फ कॉस्ट बचाने की बात नहीं है। एक और बहुत बड़ा टेक्निकल फायदा है जिसे हाई अवेलेबिलिटी और फेलओवर कहते हैं। हाँ, फेलओवर। ये टर्म सुनने में तो बहुत आकर्षक लगते हैं, पर इनके पीछे का असल मैकेनिज्म क्या है? मतलब हार्डवेयर तो क्लाउड प्रोवाइडर्स का भी फेल हो सकता है ना? आखिर वहां भी तो फिजिकल मशीन्स ही हैं। यहीं पर तो क्लाउड इंजीनियरिंग का असली कमाल दिखता है। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हार्डवेयर कभी खराब नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि किसी एक पुर्जे के खराब होने पर पूरी मशीन बंद ना हो। अच्छा, तो एक बैकअप हमेशा रेडी रहता है। बैकअप से भी ज्यादा स्मार्ट होता है ये। क्लाउड प्रोवाइडर्स के जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो पूरी दुनिया में अलग-अलग अवेलेबिलिटी जोन्स में बनते होते हैं। अगर एक सर्वर या मान लीजिए किसी पावर कट की वजह से एक पूरा डेटा सेंटर भी डाउन हो जाए तो पूरी वेबसाइट डाउन नहीं होती? बिल्कुल नहीं। सिस्टम के आगे एक लोड बैलेंसर लगा होता है जो तुरंत उस ट्रैफिक को किसी दूसरे चलते हुए डेटा सेंटर की तरफ मोड़ देता है। इसी ऑटोमेटेड प्रोसेस को फेलओवर कहते हैं। बाप रे, और इसमें वक्त कितना लगता होगा? इतना कम वक्त लगता है कि वेबसाइट पर आए यूजर्स को पता भी नहीं चलता कि पीछे कोई सर्वर क्रैश हुआ था। इसका सीधा मकसद सिस्टम को हर हाल में एक्टिव रखना है। ये सच में दिलचस्प है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक इनविजिबल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। पर एक बात और है, हम कोड को सीधे डेवलपर के लैपटॉप से उठाकर इस ग्लोबल हाईवे पर फेंक तो नहीं सकते ना? बिल्कुल नहीं।
उस कोड को इस सफर के लिए पैक और कन्फिगर करना पड़ता है। और यहीं पर मैंने देखा है कि एक बहुत आम गलती देखने को मिलती है। अक्सर क्या होता है कि छोटी टीम्स या नए डेवलपर्स थोड़े आलस में पासवर्ड्स, डेटाबेस कनेक्शंस और एपीआई कीज को सीधे अपने कोड के अंदर ही हार्ड कोड कर देते हैं। ये सबसे आसान लगता है, मतलब कॉपी किया, पेस्ट किया और ऐप चल पड़ी। लेकिन ये इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? अब हार्ड कोडिंग पासवर्ड्स एक ऐसी इंजीनियरिंग गलती है जो बड़े से बड़े सिस्टम को एक झटके में बर्बाद कर सकती है। इसके पीछे की वजह बहुत सीधी है कि कोड कभी भी एक जगह नहीं रहता। यानी वो गिटहब या किसी दूसरे वर्जन कंट्रोल सिस्टम पर पुश होता रहता है और क्लोन होता है। अब अगर डेटाबेस की मास्टर की कोड में ही लिखी है तो वो जानकारी आसानी से लीक हो सकती है। आपको पता है, आजकल ऐसी ऑटोमेटेड बॉट स्क्रिप्ट्स हैं जो इंटरनेट पर पब्लिक रिपोजिटरीज को लगातार स्कैन करती रहती हैं। वेट, ऑटोमेटेड बॉट्स सिर्फ पासवर्ड्स ढूंढने के लिए? हाँ, सिर्फ ऐसी भूली हुई कीज को ढूंढने के लिए। एक छोटी सी गलती और पूरा डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसी रिस्क को खत्म करने के लिए एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल होता है। तो ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स असल में कोड का हिस्सा नहीं होते? नहीं, ये वेरिएबल्स उस सर्वर या क्लाउड एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं जहां ऐप चल रही है। कोड बस उस एनवायरनमेंट से वो की मांगता है। इस तरह कोड चाहे जिसके पास भी जाए, एक्चुअल सीक्रेट सिर्फ लाइव सर्वर पर ही महफूज रहते हैं। समझ गया। यानी कोड को कॉन्फ़िगरेशन से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। अब कॉन्फ़िगरेशन सिक्योर होने के बाद अगला बड़ा कदम आता है उस कोड को पैक करना, जिसके लिए कंटेनराइजेशन और डॉकर का इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसको उस शिपिंग कंटेनर वाली क्लासिकल एनालॉजी से जोड़ूं, तो डॉकर कंटेनर एक स्टैंडर्ड लोहे के शिपिंग कंटेनर जैसा है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है ये। मतलब जब दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सामान भेजा जाता है तो उसे एक स्टैंडर्ड डब्बे में पैक किया जाता है। उसे ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रक या जहाज को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उस डब्बे के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान है या कपड़े। पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये सिर्फ एक आम डब्बा तो नहीं है ना? नहीं, एक ऐसा स्मार्ट डब्बा है जिसके अंदर एप्लीकेशन, उसका फ्रेमवर्क, ओएस की जरूरी फाइल्स और सारी डिपेंडेंसीज पहले से लॉक्ड होती हैं। और सॉफ्टवेयर की दुनिया में डॉकर फाइल उस कंटेनर को बनाने का नक्शा या ब्लूप्रिंट होती है। तो इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल फायदा क्या होता है डेवलपर्स के लिए? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इट वर्क्स ऑन माई मशीन वाली जो सदियों पुरानी समस्या है ना, उसको हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ओह यस, वो आम बहाना कि मेरे लैपटॉप पर तो चल रहा था। एग्जैक्टली। सोचिए, एक डेवलपर ने अपने लैपटॉप पर .NET का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया और कोड लिखा, पर लाइव सर्वर पर एक पुराना वर्जन चल रहा था। ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट में क्या होगा? ये कोड सर्वर पर जाते ही क्रैश हो जाएगा क्योंकि डिपेंडेंसीज मैच नहीं करती। पर डॉकर के आने से क्या बदला? डॉकर के साथ ऐप अपनी जरूरत की हर चीज अपने कंटेनर के अंदर साथ लेकर चलती है। जो कंटेनर डेवलपर के एनवायरनमेंट में चला, वही बिल्कुल सेम बिट फॉर बिट कंटेनर क्लाउड पर चलेगा। इससे डिप्लॉयमेंट की कंसिस्टेंसी बिल्कुल बुलेट प्रूफ हो जाती है। कमाल है। और इस कंटेनर को लाइव सर्वर तक पहुंचाने का तरीका भी अब बदल चुका है ना? मुझे याद है पहले FTP के जरिए फाइल्स अपलोड की जाती थी। हाँ, वो वक्त तो अब चला गया। आजकल CI/CD यानी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट का जिक्र हर जगह होता है। Azure DevOps या GitHub Actions जैसे टूल्स एक तरह से ऑटोमेटेड कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं। जैसे ही नया कोड पुश होता है, ये बेल्ट शुरू हो जाती है। पर ये बैकग्राउंड पाइपलाइन आखिर किन स्टेप से होकर गुजरती है? ये मैनुअल डिप्लॉयमेंट से इतनी बेहतर क्यों है? अगर CI/CD पाइपलाइन के मैकेनिक्स को देखें तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि इंसानी दखल, जहां से सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, उसको पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। मतलब सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है? हाँ, जैसे ही कोड पुश होता है, पाइपलाइन सबसे पहले उस कोड को कंपाइल करती है, फिर वो ऑटोमेटिकली यूनिट टेस्ट्स रन करती है ये चेक करने के लिए कि नए कोड ने पुराने सिस्टम को तोड़ तो नहीं दिया। अच्छा, और अगर टेस्ट पास हो जाए तो पाइपलाइन एक नया डॉकर कंटेनर बिल्ड करती है और उसे रजिस्ट्री में पुश करती है। उसके बाद बिना किसी इंसानी रुकावट के वो उस नए कंटेनर को लाइव क्लाउड पर डिप्लॉय कर देती है। जबकि मैनुअल प्रोसेस में किसी फाइल का मिस होना या गलत कमांड टाइप होने का रिस्क हमेशा रहता है। सही कहा। CI/CD इन रिस्क को लगभग जीरो कर देता है। इससे टीम्स दिन में कई बार नए फीचर्स रिलीज कर सकती हैं, वो भी बिना डाउन टाइम के डर के। तो यहाँ तक का सफर तो एकदम क्लियर हो गया। ऐप तैयार है, सेफली कॉन्फ़िगर हो चुकी है, कंटेनर में पैक हो चुकी है और CI/CD की कन्वेयर बेल्ट पर भी चल पड़ी है। लेकिन अब सबसे बड़ा फैसला आता है।
इस गाड़ी को आखिर किस हाईवे पर उतारा जाए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। मार्केट में कई बड़े प्लेयर्स हैं और सोर्स मटेरियल में 3 मुख्य क्लाउड प्रोवाइडर्स को कॉन्ट्रास्ट किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AWS और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी GCP। इन तीनों के बारे में पढ़ते हुए मुझे एक बहुत ही क्लियर पैटर्न नजर आया। अगर एज्योर की बात करें तो ये ASP.NET कोर के लिए सबसे नेचुरल फिट लगता है, क्योंकि फ्रेमवर्क और क्लाउड दोनों माइक्रोसॉफ्ट के ही हैं। बिल्कुल। उनका एज्योर ऐप सर्विस एक फुली मैनेज्ड प्लेटफॉर्म है, जैसे हम PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कहते हैं। यानी अंडरलाइंग सर्वर एक तरह से गायब हो जाता है और डेवलपर को सिर्फ अपना कंटेनर डिप्लॉय करना होता है। सेम वही अप्रोच AWS अपने इलास्टिक बीनस्टॉक टूल के साथ अपनाता है ना? दोनों जगह मकसद यही लगता है कि डेवलपर को सर्वर मैनेज करने की चिंता ना हो। सही पकड़ा आपने। PaaS का मुख्य मकसद ही यही होता है कि ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा दिया जाए। एज्योर ऐप सर्विस और AWS इलास्टिक बीनस्टॉक दोनों ही लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग और सर्वर पैचिंग जैसे काम खुद संभाल लेते हैं। तो डेवलपर्स अपना पूरा फोकस सिर्फ कोड पर रख सकते हैं। हाँ, एक ASP.NET ऐप के लिए एज्योर ऐप सर्विस इसलिए भी खास है क्योंकि वहाँ विजुअल स्टूडियो जैसी आईडीज के साथ इंटीग्रेशन इतना गहरा है कि डिप्लॉयमेंट सिर्फ कुछ क्लिक्स का काम बन जाता है। ये उन एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है जो मोनोलिथिक है या जिन्हें मार्केट में जल्दी लॉन्च करना है। पर देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा टेक्निकल शिफ्ट है। जब हमारा सोर्स मटेरियल GCP की बात करता है तो अप्रोच बिल्कुल बदल जाती है। हाँ, GCP का तरीका थोड़ा अलग है। वहां किसी फुली मैनेज्ड ऐप सर्विस को हाईलाइट करने के बजाय सीधा गूगल कुबरनेटिस इंजन यानी GKE का जिक्र किया गया है। डॉकर इमेजेस पुश करने और कूब कंट्रोल कमांड्स के जरिए डिप्लॉय करने की बात हो रही है। कुबरनेटिस तो बहुत एडवांस कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन का टूल है। एक तरफ एज्योर और AWS इतना आसान रास्ता दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ GCP अचानक से इतना कॉम्प्लेक्स लगने लगता है। आखिर GCP इस अप्रोच पर इतना जोर क्यों देता है? ये डिफरेंस असल में इन क्लाउड प्रोवाइडर्स की कोर फिलॉसफी को दर्शाता है। आपको शायद पता हो, कुबरनेटिस का आविष्कार गूगल ने ही किया था, अपने खुद के मैसिव ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए। ओह, तभी उनका DNA ही वैसा है। एग्जैक्टली। GCP का DNA ही एक्सट्रीम स्केल और एडवांस्ड कंटेनर मैनेजमेंट पर बना है, जहां एज्योर ऐप सर्विस आपके लिए सब कुछ मैनेज करता है, मतलब एक तरह से आसान डायरेक्ट कैब लेने जैसा है। और वहां कुबरनेटिस एक पूरे शहर का ट्रैफिक सिस्टम खुद डिजाइन करने जैसा पावर देता है। सही एनालॉजी है। एक बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट या बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो माइक्रो सर्विसेज पर चल रहा है, जिसमें हजारों छोटे-छोटे कंटेनर्स अलग-अलग काम कर रहे हैं, उसे हैंडल करने के लिए कुबरनेटिस जैसा ऑर्केस्ट्रेशन इंजन ही चाहिए होता है। ये तय करता है कि अगर अचानक लोड बढ़े तो स्पेसिफिकली कौन से कंटेनर्स को कितनी तेजी से स्केल करना है। तो हालांकि GTA शुरुआत में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर जिन्हें एक्सट्रीम स्केल और ग्रैनुलर कंट्रोल चाहिए, उनके लिए सबसे शक्तिशाली टूल है। सर्विसेज का कंट्रोल चाहिए तो कुबरनेटिस की तरफ जाइए। सही बात है। अब हाईवे चाहे जो भी चुना जाए, एप्लीकेशन के लाइव होने के बाद कुछ आम चैलेंजेस और FAQs हमेशा सामने आते हैं। सबसे पहला सवाल हमेशा सिक्योरिटी का होता है। मैं देखता हूं कि क्लाउड पर आते ही अक्सर लोगों को एक गलतफहमी होती है कि अब सुरक्षा पूरी तरह से क्लाउड प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है। ये बहुत ही आम गलतफहमी है, जबकि हमारे सोर्स मटेरियल में स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, डेटा इंक्रिप्शन और डिपेंडेंसीज को लगातार अपडेट रखने पर खास जोर दिया गया है। तो इस सुरक्षा की असल जिम्मेदारी होती किसकी है? इसको टेक्निकल भाषा में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल कहते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर की जिम्मेदारी होती है सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड, यानी फिजिकल डेटा सेंटर्स, सर्वर्स और नेटवर्क की सुरक्षा करना। अच्छा, और हमारी जिम्मेदारी क्या होती है? हमारी जिम्मेदारी होती है सिक्योरिटी इन द क्लाउड, यानी उस सर्वर के अंदर कौन सा डेटा रखा है, उस डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है और उस कोड में क्या कमजोरियां हैं। अगर घर का मेन गेट मजबूत है पर अंदर तिजोरी खुली छोड़ दी गई है तो प्रोवाइडर कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव है। और एरर्स ढूंढने के लिए भी तो हमें खुद ही लॉग्स वगैरह देखने पड़ते होंगे। हाँ, क्लाउड में एप्लीकेशन किसी फिजिकल सर्वर पर तो होती नहीं जहां स्क्रीन लगाकर एरर्स देखे जा सकें। इसलिए रोबस्ट एप्लीकेशन लॉगिंग और क्लाउड डायग्नोस्टिक्स का होना बहुत जरूरी हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में लॉग्स ही वो एकमात्र जरिया होते हैं जिससे इशू को ट्रेस किया जा सके। तो अब यहाँ एक आखिरी टेक्निकल पुशबैक देने का वक्त आता है। हमने क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात की, डॉकर और क्यूबरनेटिस की लचीलेपन की बात की। अगर ASP.NET कोर इतना ही फ्लेक्सिबल है तो तीनों क्लाउड्स का फायदा एक साथ क्यों ना उठाया जाए?
मतलब मल्टी क्लाउड की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मेरा मतलब है एक ही एप्लीकेशन को एक ही वक्त पर एज्योर, AWS और GCP तीनों पर डिप्लॉय कर देना चाहिए। एक मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर। ऐसा करने से अप टाइम तो 100% गारंटी हो जाएगा। अगर कल को AWS का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाए तो GCP ट्रैफिक संभाल लेगा। ये तो सुनने में सबसे बुलेट प्रूफ स्ट्रैटेजी लग रही है। फिर ज्यादातर टीम्स ऐसा क्यों नहीं करती? ये मल्टी क्लाउड का आइडिया किसी भी नए आर्किटेक्ट के दिमाग में आने वाला सबसे एम्बिशियस ख्याल होता है। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो डॉकर और क्यूबरनेटीज के साथ ऐसा करना बिल्कुल संभव भी है। तो फिर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग में। इसका कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी फायदे पर भारी पड़ जाती है। एक प्लेटफॉर्म को डीपली समझना और सिक्योर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तीनों प्लेटफॉर्म्स को एक साथ चलाने का मतलब है तीनों के अलग-अलग सिक्योरिटी रूल्स और IAM पॉलिसीज को मैनेज करना, तीनों के अलग पाइपलाइन सेट करना। और फिर उन सबको सिंक में रखना। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा हेडेक लग रहा है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है डेटा ग्रेविटी। डेटा ग्रेविटी, ये क्या होता है? एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में डेटा भेजने का यानी इग्रेस का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। डेटा जहां होता है, एप्लीकेशन को वही रखना सस्ता पड़ता है। इसलिए एक सिंगल रिलायबल क्लाउड प्रोवाइडर को चुनकर उसके अंदर मल्टीपल रीजन्स जैसे अमेरिका और एशिया दोनों में डिप्लॉय करना कहीं ज्यादा सेंसिबल और कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच होता है। मल्टी क्लाउड सिर्फ उन चुनिंदा ग्लोबल जायंट्स के लिए ज़रूरी होता है जहां रेगुलेटरी कंप्लायंस या डिजास्टर रिकवरी की एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। चलिए, इस डीप डाइव के सारे पॉइंट्स को अब एक साथ समेटते हैं सुनने वालों के लिए। हमने सफर की शुरुआत ट्रेडिशनल सर्वर्स की कमजोरियों से की थी, जहां हमने देखा कि क्लाउड स्केलेबिलिटी और फेल ओवर के जरिए सिस्टम को हमेशा जिंदा रखता है। उसके बाद हमने कोड की इंटरनल इंजीनियरिंग समझी, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और डॉकर कंटेनर्स का इस्तेमाल, ताकि एप्लीकेशन किसी भी माहौल में सेफली चल सके। हाँ, और फिर हमने अजोर की सिंप्लिसिटी और GCP के पावरफुल कुबरनेटीज इंजन के बीच के अंतर को भी बहुत अच्छे से समझा, और अंत में सिक्योरिटी के शेयर्ड मॉडल और मल्टी क्लाउड की असली सच्चाई पर भी रोशनी डाली। CI/CD पाइपलाइन से लेकर ऑर्केस्ट्रेशन तक, ये सच में एक कोड लिखने से लेकर लाइव सर्वर तक का पूरा ब्लूप्रिंट है। और ये ब्लूप्रिंट साफ तौर पे इशारा करता है कि आज के वक्त में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिर्फ अच्छा बिजनेस लॉजिक लिखने तक सीमित नहीं रह गया है ना? एकदम नहीं। एक डेवलपर के लिए अब कंटेनराइजेशन, ऑटोमेटेड पाइपलाइंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की समझ होना किसी एडवांस स्किल के बजाय एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुका है। एप्लीकेशन को लाइव माहौल में कैसे जिंदा रखना है, ये जानना कोड लिखने जितना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। पर इस डिस्कशन को खत्म करने से पहले सोर्स मटेरियल से आगे का एक विचार है जिस पर मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा गौर करें। एक नया पर्सपेक्टिव। आज हमने देखा कि क्लाउड प्लेटफॉर्म ट्रैफिक आने पर खुद रिसोर्सेज बढ़ा लेता है। सर्वर फेल होने पर ऑटोमेटिक फेलओवर हो जाता है। CI/CD पाइपलाइन कोड को टेस्ट और डिप्लॉय करने का काम बिना किसी इंसानी हाथ के कर रही है। हाँ, सब कुछ ऑटोमेटेड है। वही तो। एक वक्त था जब इस पूरे ऑपरेशंस और डिप्लॉयमेंट काम के लिए IT इंजीनियर्स की पूरी टीम रात रात भर जागती थी। तो सोचने वाली बात यह है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर इस हद तक ऑटोमेटेड, इंटेलिजेंट और इनविजिबल हो जाएगा, तब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आने वाला कल कैसा होगा? जब ऑपरेशंस पूरी तरह से ऑटोमेशन के हवाले हो जाएगा, तब कोड लिखने वालों के सामने नया फ्रंटियर क्या होगा? क्या पूरा फोकस सिर्फ नए बिजनेस लॉजिक पर चला जाएगा, या फिर इस इनविजिबल AI ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक बिल्कुल नए तरीके की इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के लिए भी आने वाले टेक एवोल्यूशन को डिफाइन करेगा। ये वाकई में इंडस्ट्री के आने वाले दौर का सबसे बड़ा सवाल है। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स काम ऑटोमेटेड होते जाएंगे, इंसानी दिमाग के पास आगे की और भी मुश्किल चुनौतियों को सॉल्व करने का वक्त और रिसोर्सेज मिलेंगे। इन कोर मैकेनिक्स को इतनी बारीकी से समझने का अनुभव आज बहुत ही शानदार था। और हमारी इस गहरी चर्चा का मकसद भी यही था, चीजों के पीछे के क्यों और कैसे को आसान भाषा में सामने लाना। इसी आखिरी विचार के साथ आज के इस विषय पर हम यहीं विराम लेते हैं। जब तक अगली बार एक नए टॉपिक और नई डिटेल्स के साथ ना मिलें, तब तक नए कोड लिखते रहिए और नए हाईवेज तलाशते रहिए। शुक्रिया।